नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। एनडीए की मीटिंग से पहले पटना में जेडीयू के विधायकों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया। राजनाथ सिंह ने नीतीश के नाम का ऐलान किया। इसी के साथ अब बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे। कल शाम 4:30 बजे नीतीश सरकार का शपथ समारोह होगा। शपथ ग्रहण से पहले नीतीश ने कहा कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था बीजेपी का सीएम बने। बीजेपी के आग्रह पर सीएम बनने को तैयार है। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। सुशील मोदी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता होंगे। इसके साथ ही सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 यूपी चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन के संकेत देते हुए कहा कि अगर मिलकर चुनाव लड़े और स्थिति बनी तो चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले सभी छोटी पार्टियों को साथ लेने की कोशिश की जाएगी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि वो यूपी चुनाव के लिए बीएसपी समेत किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ अक्षरधाम मंदिर में दीपावली की पूजा की और इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपके कई सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दिवाली पूजन समारोह में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में जा पहुंची है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 तक पहुंच गया और पूरी दिल्ली रात के वक्त दिवाली के पटाखों की प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन दरगाह में भी दिवाली की रौनक नजर आई। यहां पर सजावटी लाइट जलाई गई और दिए भी जलाए गए। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास के बगल में स्थित दुर्गा शक्तिपीठ के पास स्थापित लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। अयोध्या में बनाई गई भव्य दिवाली के बीच सीएम योगी ने कहा कि अगले साल अयोध्या में 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्म साथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। झारखंड आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी और साथ ही बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। अपने वतन की निगरानी में जान गंवाने वाले पंजाब बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई और सेना के जवानों ने उन्हें आखिरी सलामी दी। महाराष्ट्र में कल से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिवाली की रात ये फैसला किया। कोरोना को देखते हुए धार्मिक संस्थानों और लोगों को सख्त गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है और इसके चलते मंदिर परिसर में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको पहले से कोई बीमारी हो, उन्हें फिलहाल घर पर रहने की सलाह दी गई है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर सबकी मंगल कामना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में कोड़े का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी बीएसपी का अध्यक्ष बदला और मुनकाद अली की जगह भीम राजभर को जिम्मेदारी सौंपी। मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि ये सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली सिनेमा ने आज एक प्रसिद्ध अभिनेता खोया है। पूरे सम्मान और बंदूक की सलामी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिग्गज अभिनेता सौमित चटर्जी के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सभी लाभार्थियों को राज्य सहकारी बैंकों की ओर से कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार उन्हें पूरी प्रक्रिया में सहायता करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी एआईएमआईएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस चाहे तो वो पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एआईएमआईएम के निमंत्रण को लेकर निशाना साधा और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि एआईएमआईएम हमें हराने के लिए सेक्युलर पार्टियों को जोड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 5 सीट जीतने के बाद टीएमसी को यह ऑफर दिया है एआईएमआईएम ने और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आने वाले समय में मजबूती के जोर पर बंगाल में भी सत्ता बदल देंगे। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी हिंदुस्तान की सियासत में नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी कि एआईएमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना झंडा लहराएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से राहुल गांधी के बारे में लिखे जाने को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने ओबामा पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि एक विदेशी राजनीतिक या भारतीय राजनीतिक नेता पर ऐसी राय नहीं दे सकता है जैसे हम नहीं कह सकते कि ट्रंप पागल है। साथ ही कहा कि ओबामा भारत के बारे में कितना जानते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,340 नए मामले सामने आए और वहीं कोरोना के चलते 96 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब दिल्ली में 7,519 हो गई। राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमित के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 4,82,170 हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसके बाद ठीक हुए लोगों का कुल आंकड़ा 4,30,195 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर सीएम केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वह दिल्ली में केंद्र के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को समन भेजा है और भारत ने पाकिस्तान के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जमकर लताड़ लगाई है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की एक और उसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा सरकार आवास बोर्ड के 589 फ्लैटों की ई नीलामी करेगी और पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तैयार इन फ्लैटों की नीलामी करवाई जाएगी और यह ई नीलामी 18 नवंबर को होगी। गुरुग्राम पुलिस ने साल 2018 से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया और फरारी में भी यह बदमाश कई ठगी के वारदात को अंजाम दे चुका था। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवराज पुरी 2010 में हुए 425 करोड़ के सिटी बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है और गुरुग्राम पुलिस ने इस शातिर अपराधी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। मथुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर थाना शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस से टकराकर इको गाड़ी नहर में गिर गई और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। ठंडी के सीजन की पहली बारिश आज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश होने से दिन के तापमान में गिरावट आएगी जबकि रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश करेगा। जोधपुर में बिजली कर्मचारियों ने बिजली प्रशासन के बोनस के आदेश को लेकर प्रबंध निदेशक का घेराव कर प्रदर्शन किया और उसे फैक्ट्री एक्ट बताया।
पराली जलाने के 132 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रामपुर है। लगभग 60 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। चामराजनगर में विकास कार्यों का मुख्यमंत्री येदियुरप्पा निरीक्षण करेंगे। इंचार्ज मिनिस्टर ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। हमीरपुर के महिला पुलिस थाना परिसर में चाइल्ड लाइन हमीरपुर दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया। पुलिस कर्मियों ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर बच्चों की सुरक्षा का संकल्प लिया। मऊ में कांग्रेस कमेटी ने डीएम से मिलकर जनपद की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा और गांव सेमरी जमालपुर की बदहाली से अवगत कराया। जांजगीर चांबा में झाड़ियों में एक युवक मृत अवस्था में मिला और वहीं मृतक के जेब से सुसाइड नोट और एक मोबाइल भी बरामद किया गया। कोसली के बाजारों में खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं। जिला प्रशासन की रोक का कोई असर नहीं हुआ था और इसके चलते बाजार में कभी भी कोई हादसा हो सकता था। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की हार पर कहा कि चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों का समन्वय अच्छा रहा, लेकिन देरी के कारण हार हो गई। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर जारी है। टैंकर ने बाइक पर सवार भाई बहन को रौंद दिया, जिससे बहन की मौके पर ही मौत हो गई और भाई घायल है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव में वनवासियों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गांव को 65.77 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। गदरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इसके अलावा 2 अलग अलग मामले पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए हैं। कुल्लेगाल के पास बाइक सवारों को बोलेरो पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर से तीनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बंधरा में जहरीली शराब पीकर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बीदर के वार्ड नंबर 7 में पेयजल समस्या बनी हुई है। दलित संघर्ष समिति ने डीएम कार्यालय तक रैली निकाली और कुछ महीने के अंदर 2 स्टोरेज टैंक बनाने की मांग की। बेलगाम में पिकनिक स्पॉट पर प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली की जाती है। राजौरी में बाजार में भारी भीड़ के बीच लोगों की लापरवाही देखी गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के देखे गए। फरीदाबाद में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक 2 लाख के इनामी बदमाश कुलभूषण का छोटा भाई था। प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में बजरंगबली की विशेष आरती की गई और बजरंगबली को 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। इंदौर में पेट्रोल पंप के पास टेंट गोदाम में आग लग गई। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं पड़ोसी भी रात में घरों से बाहर निकले। भागलपुर में ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में चाय की दुकान में बस घुस गई और महिला चाय दुकानदार समेत 2 की मौत हो गई। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे तो डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिवाली के बाद भी लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 28, 29 और 30 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। रिलायंस रिटेल ने अर्नब लैडर में 96% हिस्सेदारी खरीदी। 182 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। स्पाइसजेट ने मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से लगभग 10,000 कार्गो उड़ानों को संचालित किया है। अक्टूबर में निर्यात 5% गिरा। व्यापार घाटा कम होकर $8.71 अरब पर आ गया। प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ गया है। होंडा ने अपनी न्यू जनरेशन सिविक प्रोटोटाइप का वीडियो शेयर किया और 17 नवंबर को लॉन्च होगी। 2019 से 20 में देश के वेजिटेबल ऑयल आयात में 13% की गिरावट दर्ज की गई और इस साल में देश का कुल वेजिटेबल ऑयल आयात 135.25 लाख टन रहा। जोमेटो ने 6 निवेशकों से 1455 करोड़ रुपए जुटाए। वैल्यूएशन $3.6 अरब हो गई है। 27 नवंबर को शॉपर्स स्टॉप का राइट्स इशू खुलेगा और 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 6,57,312 नए कोरोना केस सामने आए और अब तक 13 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लेबनान ने पूरे देश में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया है। इसके तहत बार, कैफे, जिम और मॉल बंद कर दिए गए हैं। इटली में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हो गए हैं। 2 इलाकों को रेड जोन बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित मार्च के दौरान वाशिंगटन डीसी में हिंसा भड़क गई और यहां ट्रंप विरोधियों और ट्रंप समर्थकों के बीच टकराव हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा है। ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने वाले लॉ फर्म ने पेंसिल्वेनिया केस में खुद को अलग कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि को खतरनाक बताया और बाइडेन ने ट्रंप से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अमेरिका को पहली महिला उपराष्ट्रपति के बाद अब पहली महिला रक्षा मंत्री भी मिल सकती हैं। बाइडेन सरकार में मिशेल को यह जिम्मा मिल सकता है। म्यांमार में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। एनएलडी को अब तक 346 सीटों पर जीत मिली है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी सरकार पर इजरायल को मान्यता देने का दबाव है, जिसे उनकी सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने सीपीईसी की मेन लाइन 1 परियोजना के पैकेज 1 के निर्माण के लिए चीन से $2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने का फैसला किया है। अपने नए प्रोजेक्ट राम सेतु की अनाउंसमेंट करते हुए अक्षय कुमार ने इसका पहला लुक शेयर किया और पोस्टर में एक्टर भगवान श्री राम की एक तस्वीर के सामने खड़े दिखाई दिए। दिवाली पर कंगना रनौत ने अपनी भाभी का स्वागत किया और बोला कि हमारे घर देवी आ रही हैं। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज का दूसरा सीजन मोदी सीएम टू पीएम रिलीज हो गया है। दिवाली पर रिद्धिमा कपूर को पिता ऋषि कपूर की याद आई। दिवाली सेलिब्रेशन की पुरानी तस्वीर शेयर कर बोली, मिस यू पापा। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भांजी मल्लिका ने बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा, बोली भगवान ने आपको अपने पास रखा है, मैंने आपको अपने दिल में रखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ियों समेत पूरे दल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और टीम ने क्वारंटीन रहते हुए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारतीय खिलाड़ी सिडनी के जिस होटल में ठहरे हैं उसके करीब एक प्लेन हादसा हो गया, जिसकी वजह से होटल में ठहरे लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन बोले कि लोग विराट कोहली के बारे में बहुत बोलते हैं, मैं उनको आम खिलाड़ी मानता हूं। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आगामी भारतीय दौरे के लिए भारतीय गेंदबाजों को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अब शॉर्ट गेंदों से डर नहीं लगता और वह इसका सामना करने को तैयार हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि यह फॉर्मेट 75 देशों में खेला जाता है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।